नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ओपन जोन में, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं आसान, दिलचस्प और 100% बोर्ड बेस्ड। जी। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं NIOS क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, भारत में आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। राइट। यह अध्याय लिया गया है NIOS 12 की आधिकारिक पाठ्यपुस्तक से और इसमें वो सब कुछ शामिल है जो आपके बोर्ड एग्जाम और समझ दोनों के लिए बेहद जरूरी है। आज हमारी चर्चा का मिशन है भारत की आर्थिक योजना की पूरी कहानी को समझना। आजादी के बाद इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या बड़े सपने देखे गए थे? कैसे पंचवर्षीय योजनाओं ने देश को बदलने की कोशिश की? और फिर 1991 में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदलना पड़ा? चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक शब्द है या इसके पीछे कोई पूरी प्रक्रिया है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए कि किसी भी देश के पास संसाधन तो सीमित ही होते हैं, है ना? पैसा, लोग, सामान। हाँ, वो तो है। और जरूरतें होती हैं बहुत सारी। तो आर्थिक नियोजन एक तरह से इन सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का तरीका है, ताकि देश के जो बड़े लक्ष्य हैं उन्हें हासिल किया जा सके। तो इसमें होता क्या है, मतलब स्टेप्स क्या होते हैं? हाँ, इसमें कई कदम होते हैं। सबसे पहले तो ये देखना कि भाई देश की मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं क्या। गरीबी है, बेरोजगारी है, खेती पिछड़ी हुई है, क्या है? ओके, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। बिल्कुल। फिर उनको प्राथमिकता देना, मतलब कौन सी समस्या सबसे जरूरी है जिस पर फौरन ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद तय होते हैं लक्ष्य। शॉर्ट टर्म में क्या पाना है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है। फिर इन लक्ष्यों को क्या कहते हैं, ठोस आंकड़ों में बदला जाता है। जैसे कि अगले 5 साल में स्टील का उत्पादन कितना बढ़ाना है या कितनी नई सड़कें बनानी है। एकदम स्पेसिफिक टारगेट्स। फिर हिसाब लगता है कि इन टारगेट्स को पाने के लिए चाहिए क्या क्या, कितना पैसा, कैसे लोग, कौन सी मशीनें, मतलब पूरा रिसोर्स एस्टिमेशन। और फिर उन्हें जुटाना। हाँ, वो सबसे मुश्किल काम। पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से, कर्ज से, लोग कहाँ से मिलेंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, और फिर आखिर में योजना को लागू करना। और इस पर नजर भी रखनी होगी। बिल्कुल, लगातार देखना कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, जरूरत पड़े तो बीच में बदलाव भी करना। तो संक्षेप में कहें तो ये भविष्य का एक डिटेल्ड रोड मैप बनाने और उस पर चलने जैसा है। अच्छा, तो ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान बनाने जैसा है। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन सवाल यह है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमें इस रास्ते पर चलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? उस समय हालात कैसे थे? देखिए, हालात बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय अर्थव्यवस्था की, आप कह सकती हैं, कमर तोड़कर रख दी थी। मतलब रिसोर्सेज का ड्रेन हुआ था। बिल्कुल, हमारे संसाधन, कच्चा माल सब ब्रिटेन के फायदे के लिए इस्तेमाल हुए। तो जब आजादी मिली तो हमें विरासत में मिली एक बेहद पिछड़ी हुई स्थिर अर्थव्यवस्था। किस तरह की समस्याएं थी उस वक्त? आप सोचिए, देश में भयंकर गरीबी थी। करोड़ों लोग थे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। अमीर गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी थी। जमीन कुछ ही लोगों के पास थी। और खाने पीने की चीजें? खाने तक की भारी कमी थी। हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था। और महंगाई बहुत ज्यादा थी। खेती का हाल बुरा था। ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर थे। तकनीक पुरानी थी तो पैदावार बहुत कम थी। उद्योग धंधे तो नाम मात्र के थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर? सड़कें, बिजली। वही तो, सड़कें, बिजली, अस्पताल, स्कूल, इन सब का बहुत ज्यादा अभाव था। और सबसे बड़ी चुनौती शायद निरक्षरता थी। देश की ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। यानी चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं और संसाधन बहुत कम। बिल्कुल सही। इतनी सारी और इतनी बड़ी समस्याएं थी कि उन्हें आप बस यूं ही नहीं छोड़ सकते थे कि बाजार देख लेगा या अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ, ये तो मुमकिन नहीं लगता। सरकार को आगे आना ही था, जिम्मेदारी लेनी थी, और संसाधन इतने कम थे कि उन्हें बर्बाद करने का तो सवाल ही नहीं था। हर रुपए का, हर इंसान का सही इस्तेमाल हो, ये जरूरी था। इसीलिए एक प्लान बनाकर सोच समझकर आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता दिखा। योजना से ही ये पक्का हो सकता था कि पैसा सही जगह लगे, बर्बादी कम हो और विकास तेजी से हो। तो इसी जरूरत के चलते भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल अपनाया। ये 5 साल की योजना बनाने का विचार कहाँ से आया? क्या ये भारत का अपना आविष्कार था? नहीं, ये आइडिया मुख्य रूप से उस समय के सोवियत संघ यानी आज के रूस से प्रेरित था। अच्छा, रूस से? हाँ, उन्होंने 1920 के दशक के आखिर में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी।
और हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मॉडल से काफी प्रभावित थे। अच्छा, उन्हें ये भारत के लिए सही लगा। हाँ, उन्हें लगा कि भारत जैसी जटिल समस्याएं हैं, जहां गरीबी है, असमानता है, वहां प्लान डेवलपमेंट ही सही रास्ता है। इसी सोच के साथ 1950 में सरकार ने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनाया। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे? जी हाँ, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे और इसमें कई जाने माने एक्सपर्ट सदस्य होते थे। इसी आयोग ने फिर देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू किया। पहली योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई, जो 1956 तक चली। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ नेहरू जी ही नहीं, बल्कि पीसी महालनोबिस जैसे बड़े स्टैटिस्टिशियन और अर्थशास्त्री। हाँ, इनका नाम तो सुना है, दूसरी योजना से जुड़ा है। बिल्कुल। इनके अलावा डीआर गाडगिल, वीकेआरवी राव जैसे कई बड़े नाम थे जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये सिलसिला चला 2014 तक। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। और उसके बाद अब तो योजना आयोग नहीं है। सही कहा। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। अब इसका काम थोड़ा अलग है। ये योजनाएं बनाने से ज्यादा एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाता है, सरकार को सलाह देता है। ये तो हुई प्रक्रिया की बात, लेकिन इन योजनाओं का मकसद क्या था? भारत इन पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए आखिर हासिल क्या करना चाहता था? वो बड़े सपने क्या थे जिनका आपने जिक्र किया था? सपने वाकई बड़े थे और उस समय की जरूरत के हिसाब से थे। देखिए, भारतीय नियोजन के कई मुख्य उद्देश्य थे। अलग अलग योजनाओं में किसी पर ज्यादा जोर रहा, किसी पर कम, लेकिन कुछ लक्ष्य थे जो लगभग हमेशा रहे। जैसे कि? सबसे पहला क्या था? सबसे पहला और सबसे बुनियादी लक्ष्य तो था आर्थिक समृद्धि, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब देश की इनकम बढ़ाना। हाँ, देश की कुल आय यानी नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, दोनों को बढ़ाना। देखिए, जब तक ओवरऑल केक का साइज ही नहीं बढ़ेगा तो लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा? सही बात है। तो इसके लिए जरूरी था कि खेती में, उद्योगों में, सेवाओं में, सब जगह उत्पादन बढ़े, देश में निवेश हो, मशीनें लगें, कारखाने बने, सड़कें, बिजली जैसी चीजें बने। ठीक है, अर्थव्यवस्था का इंजन तेज करना। और क्या था? दूसरा बड़ा लक्ष्य था रोजगार बढ़ाना। भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जो लोग काम करने लायक थे उनकी संख्या भी बढ़ रही थी। अब इन सब के लिए काम कहाँ से आए? हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। बेरोजगारी सिर्फ पैसे की तंगी नहीं लाती, उससे गरीबी बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं, समाज में कई दिक्कतें आती हैं। तो रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी था। और असमानता का मुद्दा आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, वो तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य था, आय की असमानता कम करना। आजादी के समय अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत ज्यादा थी, खासकर जमीन का बंटवारा। कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और करोड़ों लोग भूमिहीन थे। तो प्लान्स का मकसद इस गैप को कम करना था। जी, कोशिश ये थी कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसी से जुड़ा होगा गरीबी कम करने का लक्ष्य। बिल्कुल। चौथा लक्ष्य, गरीबी कम करना। जैसा मैंने कहा, आजादी के समय आधे से ज्यादा आबादी गरीब थी। उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साधन नहीं थे। उन्हें इस गरीबी से बाहर निकालना प्लान्स का एक मुख्य मकसद था। फिर पांचवा लक्ष्य था अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। हाँ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब सिर्फ नए कारखाने लगाना नहीं था। तो फिर क्या था? इसका मतलब था सोच में बदलाव लाना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना, खेती के पुराने तरीकों की जगह नए तरीके लाना, उद्योगों और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना, और सबसे जरूरी, लोगों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें नई स्किल सिखाना, ताकि वो इस बदलती अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। ओके, मतलब ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, और इन सबको समेटते हुए एक छठा बड़ा लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सही, यानी विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, खासकर जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं। इसे कई बार समाज का समाजवादी प्रारूप यानी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हासिल करने का लक्ष्य भी कहा गया, मतलब अवसरों की समानता हो। ये लक्ष्य तो बहुत महत्वाकांक्षी लगते हैं, पर सवाल ये है कि इन ऊंचे लक्ष्यों को पाने के लिए भारत ने रास्ता कौन सा चुना? रणनीति क्या अपनाई गई? क्या पहले दिन से ही सब कुछ तय था? नहीं, रणनीति एकदम से तय नहीं थी, वो समय के साथ बनी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 तक। हाँ, आपने बताया था। उसका फोकस मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर था। क्यों? क्योंकि उस समय देश में खाने के अनाज की बहुत कमी थी, तो सबसे पहले पेट भरने का इंतजाम करना था, खेती सुधारनी थी। सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध बने, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी परियोजना।
और ये योजना सफल भी रही। इसने लक्ष्य से ज्यादा ग्रोथ हासिल की। अच्छा, तो शुरुआत अच्छी हुई। हाँ, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में रणनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, एक बड़ा मोड़। क्या मोड़? यहाँ पर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का मॉडल अपनाया गया और इसने भारी और मूलभूत उद्योगों यानी हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज के विकास पर जबरदस्त जोर दिया। भारी उद्योग जैसे कि? और कृषि पर फोकस कम क्यों कर दिया गया अचानक? भारी उद्योगों से मतलब था वो उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए बेस तैयार करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात के कारखाने, भारी मशीनें बनाने वाले प्लांट्स, एल्यूमिनियम, हेवी केमिकल्स, बिजली के भारी उपकरण बनाने वाले उद्योग। अच्छा, जो बाकी इंडस्ट्रीज को सामान दें। बिल्कुल। और कृषि से फोकस हटाने का कारण ये नहीं था कि कृषि जरूरी नहीं रही, बल्कि सोच ये थी कि इंडस्ट्री से ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगी। हाँ, एक तो ये, दूसरा ये माना गया कि खेती पर आबादी का बोझ बहुत ज्यादा है, उद्योग लगेंगे तो लोगों को खेती से हटकर नए काम मिलेंगे। तीसरा, खेती को भी तो आधुनिक बनाना था, उसके लिए ट्रैक्टर, पंप, खाद वगैरह चाहिए। वो सब कहाँ से आएंगे? उद्योगों से ही। बात तो सही है। और सबसे बड़ा तर्क था आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस। ये माना गया है कि अगर हम अपनी मशीनें, अपना स्टील खुद बनाने लगेंगे तो हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये भारी उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह से देश का औद्योगिक आधार बनाने की कोशिश थी। लेकिन ये बड़े बड़े कारखाने लगाएगा कौन? क्या प्राइवेट कंपनियां? नहीं, यहीं पर एक और महत्वपूर्ण रणनीति सामने आई। ये जो भारी और बुनियादी उद्योग थे, इनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज को दी गई। मतलब सरकारी कंपनियां? हाँ, सरकार ने खुद पैसा लगाकर ये बड़े बड़े कारखाने खड़े किए। जैसे स्टील के लिए सेल बना, एल्यूमिनियम के लिए बैल्को, नैल्को बने, हेवी इंजीनियरिंग के लिए भेल बना। ऐसा क्यों? प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं? माना यह गया कि एक तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा सकें। दूसरा ये भी डर था कि प्राइवेट कंपनियां शायद सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देंगी, देश के या समाज के भले पर नहीं। इसलिए सरकार ने ये जिम्मेदारी खुद उठाई। लेकिन छोटे उद्योगों का क्या हुआ? क्या उन्हें पूरी तरह भुला दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े सरकारी उद्योगों के साथ साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज को भी बढ़ावा दिया गया। अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाँ, इनसे उम्मीद थी कि ये कम पैसे में ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, लोकल लेवल पर जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करेंगे और इससे आय की असमानता भी कुछ कम होगी। तो एक तरफ बड़े सरकारी उद्योग और दूसरी तरफ छोटे निजी उद्योग, ये थी रणनीति। अगर हम कुछ मुख्य पंचवर्षीय योजनाओं पर नजर डालें तो उनके खास फोकस क्या रहे? क्या कुछ योजनाओं ने अपनी छाप छोड़ी? हाँ, बिल्कुल। हर योजना की अपनी एक थीम या खास फोकस होता था, हालांकि पुराने लक्ष्य भी चलते रहते थे। बताइए कुछ। जैसे पहली योजना 1951 से 56 का हीरो तो कृषि और सिंचाई ही था, ये सफल रही। दूसरी 1956 से 61 में भारी उद्योग छा गए, महालनोबिस मॉडल। इसने भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव डाली। तीसरी 1961 से 66 का लक्ष्य था आत्मनिर्भर बनना, लेकिन ये थोड़ी अनलकी रही। चीन से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध, फिर सूखा, ये फेल हो गई। फिर चौथी और पांचवी योजना 1969 से 1979 में गरीबी हटाओ का नारा आया। आम आदमी की न्यूनतम जरूरतें पूरी करने पर ध्यान दिया गया, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। हाँ, वही। फिर छठी और सातवीं 1980-90 में फोकस थोड़ा आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर आया। रोजगार पर भी जोर रहा, आईटी वगैरह की आहट सुनाई देने लगी थी। आठवीं योजना 1992 से 97 एक नए दौर की शुरुआत थी। ये 1991 के आर्थिक सुधारों के ठीक बाद आई। हाँ, वो एलपीजी वाले सुधार। बिल्कुल। तो आठवीं योजना ने उन सुधारों को जमीन पर उतारा और उसके बाद की योजनाएं 9वीं से 12वीं तक, 1997 से 2017 तक, उनका मुख्य मंत्र बना समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसा विकास जिसका फायदा सब तक पहुंचे। फिर इसमें तेज और सतत यानी फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ भी जुड़ गया। आपने 1991 का जिक्र किया आठवीं योजना के संदर्भ में। ये साल भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ऐसा क्या हुआ था कि 4 दशकों से चली आ रही नियोजन की दिशा बदलनी पड़ी? वो नई आर्थिक नीति या एलपीजी मॉडल क्या था? हाँ, 1991 वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, इतने सालों के नियोजन के बाद खासकर सरकारी कंट्रोल और पीएसयूज पर बहुत ज्यादा निर्भरता के कारण कुछ दिक्कतें खड़ी हो गई थी। क्या दिक्कतें? जो सरकारी कंपनियां शुरू की गई थी उनमें से कई घाटे में चल रही थी
उनमें इनएफिशिएंसी आ गई थी, मैनेजमेंट ठीक नहीं था, लाल फीताशाही थी, राजनीतिक दखल भी बहुत था। और लाइसेंस राज। हाँ, वो तो था ही। कोई नया उद्योग लगाना हो तो इतने सारे लाइसेंस, इतनी परमिशंस लेनी पड़ती थी कि बहुत मुश्किल हो जाता था। इसे लाइसेंस राज कहा जाने लगा। इससे कंपटीशन भी कम हो गया था। तो 1990-91 आते-आते हालात काफी बिगड़ गए। हमारे पास विदेशी मुद्रा मतलब डॉलर वगैरह लगभग खत्म हो गए थे। हम अपनी उधारी चुकाने की हालत में भी नहीं थे। एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया था। अच्छा, तो संकट के कारण ये बदलाव करने पड़े। हाँ, उसी संकट के जवाब में तत्कालीन सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, उनके नेतृत्व में बड़े आर्थिक सुधार लागू किए। इसी को नई आर्थिक नीति या एलपीजी मॉडल कहते हैं। एलपीजी, इसका क्या मतलब है? गैस वाला एलपीजी तो नहीं? नहीं नहीं, ये 3 शब्दों के पहले अक्षर हैं, एल, पी और जी। ओके, एल क्या है? एल है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, मतलब उदार बनना। सरकार ने अपनी पकड़ ढीली की, अर्थव्यवस्था को सरकारी कंट्रोल और नियमों की जकड़न से आजाद किया। कैसे? क्या किया गया? सबसे बड़ा काम था लाइसेंस राज को करीब-करीब खत्म कर देना। अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रही, कुछ खास को छोड़कर। व्यापार करना आसान बनाया गया। पीएसयूज को भी ज्यादा आजादी दी गई ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। ठीक है, तो एल हुआ लिबरलाइजेशन, पी क्या है? पी है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, मतलब अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाना। अच्छा, प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा मौके देना। हाँ, जो सेक्टर पहले सिर्फ सरकार के लिए रिजर्व थे, जैसे टेलीकॉम, एयरलाइंस, पावर, उन्हें प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। और सरकार ने अपनी घाटे वाली या गैर जरूरी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू की। इसे कहते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मकसद क्या था? मकसद था कंपटीशन बढ़ाना, सरकारी बोझ कम करना और कंपनियों को ज्यादा कुशल बनाना। ओके, एल हो गया, पी हो गया, अब जी। जी है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। दुनिया के लिए दरवाजे खोलना। बिल्कुल, विदेशों से व्यापार पर जो रोक-टोक थी उसे कम किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई ताकि बाहर से सामान आसानी से आ सके। एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, विदेशी कंपनियों को भारत में आकर पैसा लगाने, एफडीआई और अपनी टेक्नोलॉजी लाने के लिए एनकरेज किया गया। उन्हें भारतीय कंपनियों में ज्यादा हिस्सा खरीदने की इजाजत मिली। भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना। तो मकसद था दुनिया के बाजार से जुड़ना और फायदा उठाना। हाँ, और कंपटीशन से सीखना, नई टेक्नोलॉजी लाना। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था, सरकार का नियंत्रण कम करना, निजी क्षेत्र को आगे लाना और दुनिया के लिए दरवाजे खोलना। इतने सालों की योजना और फिर इन एलपीजी सुधारों का नतीजा क्या रहा? क्या भारत ने वो हासिल किया जो वो चाहता था? उपलब्धियां क्या रहीं? देखिए, उपलब्धियां तो निश्चित रूप से कई रहीं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी क्या मानेंगे? शायद आर्थिक समृद्धि की रफ्तार का तेज होना। पहले के मुकाबले खासकर 2000 के बाद ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी रही। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, लोगों का जीवन स्तर सुधरा और एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि रही खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। हाँ, ये तो सच है। अब हमें बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ता। बिल्कुल, जो देश आज़ादी के समय भूखों मर रहा था वो अब अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है। 1951 में सिर्फ 5 करोड़ टन अनाज होता था, 2011-12 तक 25 करोड़ टन से ज्यादा हो गया। उद्योगों का भी काफी विविधीकरण हुआ। अब भारत सुई से लेकर जहाज तक बहुत कुछ बनाता है। ये तो खाने और कमाने की बात हुई, और क्या बदला? बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तो जबरदस्त बदलाव आया है। हाँ, सड़कें, बिजली, इसमें तो काफी फर्क दिखता है। बिल्कुल, सड़कों का जाल बिछा है, रेलवे बेहतर हुई है, नए एयरपोर्ट्स बने हैं, सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, बिजली का उत्पादन कई गुना बढ़ा है, शहर बढ़े हैं, उनमें सुविधाएं बेहतर हुई हैं, और टेलीकॉम क्रांति तो हम सब देख ही रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट कहां से कहां पहुंच गया। शिक्षा और स्वास्थ्य में उसमें भी प्रगति हुई है। स्कूल जाने वाले बच्चे बहुत बड़े हैं, हालांकि क्वालिटी एक मुद्दा है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटीज, आईआईएम्स जैसे संस्थान बहुत खुले हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, लोगों की औसत उम्र बढ़ी है, बच्चों की मृत्यु दर कम हुई है। और विज्ञान और तकनीक, उसमें तो भारत ने लंबी छलांग लगाई है। हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी डेवलप की है, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो या स्पेस रिसर्च। चंद्रयान, मंगलयान। बिल्कुल, आज भारत आईटी और सॉफ्टवेयर में दुनिया का एक बड़ा हब है। अब हम कई चीजों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं।
विदेशी व्यापार का स्ट्रक्चर भी बदला है। पहले हम कच्चा माल ज़्यादा भेजते थे, अब हम इंजीनियरिंग गुड्स, दवाइयाँ, सॉफ्टवेयर जैसी बनी बनाई चीज़ें और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। ये उपलब्धियां तो वाकई प्रभावशाली हैं। लगता है नियोजन और सुधारों ने देश को काफी आगे बढ़ाया। लेकिन क्या तस्वीर पूरी तरह गुलाबी है या कुछ ऐसी चुनौतियां या कमियां भी रहीं जिन्हें हम नियोजन की असफलता मान सकते हैं? हाँ, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और उसे देखना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए, इतनी तरक्की के बावजूद कई गंभीर चुनौतियां और असफलताएं आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। जैसे कि सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी विफलता शायद गरीबी और असमानता को पूरी तरह खत्म ना कर पाना है। आज भी? हाँ, आज भी करोड़ों लोग, स्रोत में 24 करोड़ से ज्यादा का अनुमान है, आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई कई मामलों में शायद बड़ी ही है। जमीन अब भी कुछ ही लोगों के पास है, करोड़ों लोग भूमिहीन हैं। यानी समावेशी विकास का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। इकोनॉमी तो ग्रो की, लेकिन उतने रोजगार पैदा नहीं हुए जितनी जरूरत थी। पढ़े लिखे लोगों में भी बेरोजगारी है। जॉब इज ग्रोथ जैसी बात? कुछ हद तक कह सकते हैं। जनसंख्या बढ़ी, काम करने वाले बढ़े, लेकिन उस हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ी हैं। स्रोत में 6.6% बेरोजगारी दर बताई गई है, जो काफी ज्यादा है। और भ्रष्टाचार, उसका भी जिक्र है स्रोत में। हाँ, ये तीसरी बड़ी और गंभीर समस्या है, भ्रष्टाचार और कालाधन। सरकारी सिस्टम में करप्शन, रिश्वतखोरी, टैक्स चोरी, इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इससे विकास पर असर पड़ता है? जाहिर है, एक तो सरकारी खजाने को चूना लगता है, दूसरा जो पैसा विकास के लिए होता है वो सही जगह पहुंच ही नहीं पाता, और भ्रष्टाचार से कालाधन बनता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला करता है, असमानता बढ़ाता है। और प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा, वो चौथी कमी कह सकते हैं। योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन। कई बार प्लान्स कागज पर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जमीन पर ठीक से लागू नहीं हो पाते। लाल फीताशाही, तालमेल की कमी, मॉनिटरिंग की कमी, इन वजहों से अच्छी योजनाएं भी फेल हो जाती हैं। इनके अलावा गांवों का विकास उतना तेज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कुछ इलाके ज्यादा विकसित हो गए, कुछ पिछड़े रह गए, और बढ़ती आबादी का दबाव तो है ही। तो कुल मिला के देखे तो भारत की आर्थिक नियोजन की कहानी काफी मिली-जुली रही है। सफलताओं और असफलताओं का एक मिश्रण। बिल्कुल सही कहा आपने, एक मिलीजुली तस्वीर है। पंचवर्षीय योजनाओं ने आजादी के बाद देश को एक दिशा दी, एक बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को संभाला। उन्होंने कृषि और उद्योग की नींव रखी। ये नहीं होते तो शायद हम आज जहां हैं वहां नहीं होते। हाँ, उन्होंने एक बेस तैयार किया, बिल्कुल। आत्मनिर्भरता बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। फिर 1991 के एलपीजी सुधार आए, उन्होंने इकोनॉमी को खोला, उसमें नई जान फूकी, कंपटीशन बढ़ाया, ग्रोथ को तेज किया, दुनिया में रमानी पहचान बनी। लोगों की आय बढ़ी, जीवन स्तर सुधरा। हाँ, ये सब हुआ। लेकिन जैसा आपने बताया, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी गहरी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। हाँ, और यही आगे की राह तय करती हैं। भविष्य का रास्ता शायद संतुलित विकास का है। ऐसा विकास जो तेज तो हो, लेकिन साथ में टिकाऊ भी हो, पर्यावरण का भी ध्यान रखे, और सबसे जरूरी, जिसका फायदा समाज के सबसे गरीब और पिछड़े आदमी तक भी पहुंचे। मतलब सिर्फ आर्थिक ग्रोथ ही नहीं, सामाजिक न्याय भी। एग्जैक्टली। आर्थिक तरक्की जरूरी है, लेकिन सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता के बिना वो अधूरी है। ये सुनिश्चित करना ही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है, और शायद नियोजन का असली मकसद भी यही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2, भारत में आर्थिक योजना। इसमें हमने देखा कि कैसे योजनाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा दी, और 1991 के बाद आए सुधारों ने नए अवसर खोले। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो भारत ओपन जोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले अध्याय के साथ फिर मिलें।